हेलो। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। बेटा, हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी का ये अगला लेक्चर है। हम लास्ट लेक्चर में रेपो रेट को देखा था। चलो वापस से थोड़ा सा रेपो रेट बताऊंगा और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई रेपो दर क्या है, रेपो रेट क्या है। रेपो रेट या रेपो दर, रेपो दर जरा इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, रेपो दर वह दर है, यानी जो रेपो दर, रेपो दर वह दर है, वह दर है जिससे एक बैंक, एक बैंक किससे, आरबीआई से, जिस दर पर एक बैंक आरबीआई से क्या करता है, लोन लेता है, लोन लेता है, लोन लेता है, तो उस दर को हम रेपो दर कहते हैं। वापस से सुनो कि भाई जो है एक बैंक से, एक बैंक से, और इस बैंक को लघु अवधि का, यानी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए, लोन चाहिए यानी डेट चाहिए। किससे, आरबीआई से, आरबीआई से। तो जो आरबीआई बेटा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो ब्याज चार्ज करेगा, ब्याज जो लेगा, इसी ब्याज को रेपो दर कहा जाएगा। इसी ब्याज को क्या कहा जाएगा बेटा, रेपो दर कहा जाएगा। इस समय वर्तमान में जो रेपो दर है वो बेटा 6.50% है, 6.50% है। ये तो कोई भी बता देगा, ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज नहीं है। और यूपीएससी ये इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है कि रेपो दर आपसे पूछ ले कि भाई ये वो दर है जिस दर पर जो है आरबीआई बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है। बड़ी बहुत सिंपल है। लेकिन आरबीआई दरअसल इंटरेस्टेड कहां है, इसे ध्यान देना है। आरबीआई इंटरेस्टेड है बेटा इसके इंपैक्ट पर। तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा ये पहले समझो, इंपैक्ट। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, इसके अप्लाइड सेक्शन से, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। तो चलो देखो पहले कि मैंने आपको बताया, एक बात कही कि भाई ये जो रेपो दर में क्या हो रहा है कि ये एक रेट है, ये वह दर है जिस पर ये जो है कोई बैंक आरबीआई से लघु अवधि का ऋण लेता है। तो जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अब आप बताइए कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि रेपो दर बढ़े, रेपो रेट बढ़े, अगर मान लो रेपो दर क्या हो जाए, बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि रेपो दर क्या हो जाए, बढ़ जाए, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, तो रेपो दर बढ़ जाए। तो अगर बेटा रेपो दर बढ़ जाएगी तो बैंकों को, जो बैंक हैं, बैंकों को लोन लेना महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लोन लेना बैंकों को महंगा हो जाएगा। आज जब बैंकों को बेटा लोन लेना महंगा हो जाएगा तो बैंक जो है क्या है, बैंकों को महंगी ब्याज दर पे पैसा मिलेगा। तो बैंक भी पब्लिक को, जो बैंक है ना, ये भी बेटा जो पब्लिक को क्या करेंगे, महंगे में ब्याज, महंगी ब्याज पे, महंगी ब्याज पे पैसा देंगे। अब आप बताओ कि अगर पब्लिक को महंगी ब्याज पे पैसा मिलेगा तो पैसा लेने से पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक कतराएगी। तो भाई पैसा लेने से पब्लिक कतराएगी, अर्थात जो है अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि भाई पब्लिक को भी, आप खुद ही सोचो ना कि जो पब्लिक है उसको पैसा महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो पब्लिक पैसा लेने से कतराएगी, मतलब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की कमी होगी। तो ये हम कब ऐसा करेंगे, कब, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अगर मान लो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है
तो रेपो रेट को आधार बना करके, यानी रेपो रेट एक उपकरण के तौर पे आरबीआई अगर प्रयोग करे तो रेपो दर को बढ़ाएगी या कम करेगी, ऐसे इसके अप्लाइड सेक्शन से, एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेपो रेट अगर मान लो कि जैसे बढ़ ही जाता है रेपो दर, फॉर एग्जांपल 6.50% है, और अगर रेपो दर बढ़ जाएगा तो भाई रेपो दर ये कौन सी दर थी, ये जो है बैंकों को आरबीआई लोन देती थी, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो बैंकों को पैसा महंगी ब्याज दर पे मिलेगा, बैंकों को पैसा महंगी ब्याज दर पे मिलेगा तो बैंक को तो पब्लिक को पैसा देना है ना, तो पब्लिक को भी तो पैसा महंगी ब्याज दर पे देंगे, तो ऑब्वियस है कि पैसा लोग लेने से कतराएंगे, पैसा लोग लेने से कतराएंगे तो मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। अब मार्केट नहीं जाएंगे तो भाई कुछ खरीदारी नहीं करेंगे, और जब खरीदारी नहीं करेंगे तो बताओ वस्तु और सेवाओं का रेट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली वस्तु और सेवाओं का रेट नीचे आएगा। तो दरअसल एक ये मैकेनिज्म है। मान लो केस नंबर 1, केस नंबर 1, अब केस नंबर 2 भी हो सकता है। केस नंबर 2 जरा ऐसे समझो, केस नंबर 2 कि अगर अर्थव्यवस्था में मान लो ऐसे, जरा क्वेश्चन फॉर्म में ही देखें कि अगर मान लो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में, अगर अर्थव्यवस्था में बेटा किसकी कमी है, तरलता की कमी है, तरलता की कमी है, तरलता की कमी है, तो आरबीआई को, अगर आरबीआई के पास ये रेपो दर का उपकरण है तो आरबीआई क्या करे कि जो रेपो दर का प्रयोग करे कि अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी को क्या कर सके, कम कर सके। तो आरबीआई रेपो दर को आधार बना के कर सकती है कि जो रेपो दर है बेटा, जो रेपो रेट है इसकी दर को क्या कर दे, कम कर दे। अब बताओ कि रेपो दर कम हुआ, तो रेपो दर कम हुआ तो बैंकों को पैसा मिलना क्या हो गया भाई, कम ब्याज दर पे मिलेगा। तो बैंकों को भी जो आरबीआई से जो पैसा है, आरबीआई से वो क्या मिलेगा, कम ब्याज दर पे मिलेगा, कम ब्याज दर पे मिलेगा। तो बताओ बैंकों को अगर कम ब्याज दर पे पैसा मिलेगा तो बैंक भी तो पब्लिक को पैसा कम ब्याज दर में लेंड करेंगे, पब्लिक को, पब्लिक को पैसा कम ब्याज दर में, कम ब्याज दर में देंगे। और अगर बैंक भी पब्लिक को कम ब्याज दर में पैसा देंगे तो पब्लिक जो है उसको सस्ते में आसानी से पैसा मिल जाएगा, तो लोग कहां जाएंगे, बाजार जाएंगे। अब पब्लिक बाजार जाएगी तो क्या करेगी, मांग क्रिएट करेगी, और अगर मांग क्रिएट करेगी तो अर्थव्यवस्था क्या थी, उसमें जो है सूखी पड़ी थी, तो मांग क्रिएट करेगी तो अलर्ट पहुंचेगा सप्लाई की ओर, और जब सप्लाई की ओर अलर्ट पहुंचेगा तो क्या होगा, जो कंपनियां जो है लोगों को हायर करेंगी तो नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो आर्थिक समृद्धि क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो आपसे इस अप्लाइड सेक्शन में दरअसल रेपो रेट को आधार बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी कतई इंटरेस्टेड नहीं होती है कि आपसे पूछे कि भैया इसका रेट बता दो, उसको इंटरेस्ट नहीं है कि आपसे पूछे कि इस समय रेपो रेट क्या है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके अप्लाइड हमेशा इकोनॉमी में अगर आप अप्लाइड सेक्शन को ध्यान में रख के, तो एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा तो फिर कभी कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो रेपो दर को जान गए। अब बेटा रेपो दर को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। जो रेपो रेट है ना, इसको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, जरा समझना, पेन चेंज करते हैं ना। एक है नंबर 1 ओवरनाइट रेपो रेट, ओवरनाइट रेपो रेट, ओवरनाइट रेपो रेट। और बेटा जो दूसरा है आपका, दूसरे को लिख लो, चलो दूसरे को लिख लो टर्म रेपो या टाइम रेपो। ये दिख रहा है, ये वाला पेन, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, टर्म रेपो। चलो अब इन दोनों को बारी बारी से जरा समझने का प्रयास करो कि ये है क्या। देखो ओवरनाइट रेपो का मतलब क्या है कि जब बैंकों को, बैंकों को आरबीआई, आरबीआई मात्र 24 घंटे के लिए ऋण दे, 24 घंटे के लिए,
तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज करेगी उसको बेटा ओवरनाइट रेपो रेट कहा जाएगा, और इस पूरी व्यवस्था को ओवरनाइट रेपो कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरनाइट रेपो। मतलब ये समझो कि आरबीआई से कोई बैंक मात्र 24 घंटे के लिए ही ऋण प्राप्त करता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको ओवरनाइट रेपो कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर कोई भी बैंक, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत कोई भी बैंक को उसके टोटल एनडीटीएल का, एनडीटीएल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसीलिए, तो उसको उसके टोटल एनडीटीएल का कितना पैसा लोन मिल सकता है? ओनली 0.25%, इससे ज्यादा लोन नहीं मिल सकता। मतलब 0.25%, इतना ही वो टोटल एनडीटीएल का इतना ही लोन उठा सकती है ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत। कौन? बैंक। कहां से? आरबीआई से। एक और बात यहां पर कि उस बैंक को अब कुछ ना कुछ संपत्ति जो है गिरवी रखनी पड़ेगी, तो जो रखी गई संपत्ति है ना बेटा, वो 105% के बराबर होनी चाहिए। रखी गई संपत्ति जो गिरवी रखी जाएगी, जो रखी गई संपत्ति है ना, वो कितनी? 105% के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कि 0.25% ये 100 रुपए के बराबर है किसी बैंक का। मान लो जो 0.25% 100 रुपए के बराबर, तो उसको संपत्ति कितनी गिरवी रखनी पड़ेगी उस बैंक को आरबीआई के पास? 105 रुपए की। 105 रुपए के बराबर की कोई भी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, किसके? ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत। ठीक है, ये जान गए। अब देखो बेटा टर्म रेपो। ये टर्म रेपो क्या है? टर्म रेपो को जरा देखो। ये जो टर्म रेपो है ना बेटा, यहां पर जो है, जो अवधि होती है जो ऋण की, वो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे ऐसे करके 90 दिनों तक की हो सकती है। 90 डेज तक की हो सकती है टर्म रेपो के अंतर्गत। देखो ये रेपो के ही दो, रेपो रेट के ही दो, इसको रेपो रेट को ही दो भागों में क्लासिफाई किया जा रहा है, एक ओवरनाइट रेपो रेट और एक टर्म रेपो। तो भाई ये जो टर्म रेपो है ना, इसकी जो परिपक्वता की अवधि है वो 7 दिन हो सकती है, 14 दिन हो सकती है, 21 दिन हो सकती है, और जो है 27 दिन हो सकती है। ठीक है, 28 नॉट 27, और इसी तरह 90 दिनों तक की हो सकती है, लेकिन 90 दिनों से ज्यादा की नहीं हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि यहां जो पैसा दिया जाएगा ये एनडीटीएल का 0.75% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। कितना? 0.75%। मतलब अगर कोई बैंक है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, और पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है 100 रुपए हैं, तो इस 100 रुपए का जो भी 0.75% आएगा, तो जो है टर्म रेपो के अंतर्गत उतना ही पैसा मिल सकता है, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और यहां पर भी जो है संपत्ति को गिरवी रखना पड़ेगा, कोई ना कोई तभी लोन मिलेगा जब आप अपनी एसेट्स को क्या करोगे? एसेट्स को गिरवी रखोगे। और यहां पर भी रखी गई जो एसेट्स है टर्म रेपो के अंतर्गत, वो भी 105% होगी। कितनी? 105%। तो आप जो है ओवरनाइट रेपो भी जान गए, टर्म रेपो भी जान गए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो एक चीज जो है, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन या ऑपरेशन। चलो यहां पे देख लो, जो रेपो का मतलब ही होता है रेपो, तो रीपर्चेज ऑपरेशन या ऑप्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसे समझने का प्रयास करो। देखो रीपर्चेज ऑप्शन या ऑपरेशन का मतलब, इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत ऋण लेने की प्रक्रिया में होता क्या है कि एक बैंक आरबीआई के पास जो है कुछ जो है जो संपत्ति मैंने बताया था वो गिरवी रखता है।
अब जो रखी गई जो प्रतिभूतियां हैं, जो कोई जो मान लो कि कोई जो प्रतिभूतियां सिक्योरिटी गिरवी रखी है, बैंकों के पास सिक्योरिटी होती है तो वही गिरवी रख दिया। तो जो रखी गई जो प्रतिभूतियां हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, वो क्या करता है, वो बैंक जब आरबीआई क्या करता है कि वो वापस ले लेता है, रीपरचेज कर लेता है और पैसा जो है वापस कर देता है। तो इसी वजह से इसको रीपरचेज ऑपरेशन कहते हैं। कि भाई आप ऐसे समझो कि आपने बैंक ने आपसे पैसा लिया था, आपने बैंक की कुछ संपत्ति, जैसे मान लो, इसका मतलब थोड़ा समझो कि ये था आरबीआई। क्या था? ये था बेटा आरबीआई। आरबीआई से पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने क्या किया? पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है, 100 रुपया इसने उधार लिया। तो पीएनबी को आरबीआई के पास 105 रुपए का मान लो सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट प्रतिभूति है, जो जो गवर्नमेंट प्रतिभूति है, वो गिरवी रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। ठीक है। अब जब पंजाब नेशनल बैंक इस 100 रुपए को क्या कर देगा, आरबीआई को वापस कर देगा, तो इस अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर लेगा पंजाब नेशनल बैंक, वापस रीपरचेज कर लेगा, रीपरचेज कर लेगा। इसी वजह से इसको रीपरचेज ऑपरेशन या ऑप्शन कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि ये कैसे है। ठीक है, इसका नाम क्यों रीपरचेज और ये रेपो रखा गया। ठीक है, अब देखो रेपो के बाद हम आते हैं रिवर्स रेपो। ये रिवर्स रेपो क्या है? जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसको ट्रिपल आर भी कहते हैं। ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो दर। ये रिवर्स रेपो दर क्या होती है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। देखो, रेपो जस्ट अपोजिट होता था रिवर्स रेपो की। कैसे? यहां पर अब देखो जरा, ये मान लो बैंक है, बैंक से जैसे समझो, अब पीएनबी बैंक है, चलो पंजाब नेशनल बैंक है। अब भाई पंजाब, जरा समझ लो, पहले इसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर मैं थोड़ी सी आपको जो है एकेडमिक लैंग्वेज में थ्योरी बताऊंगा। तो पंजाब नेशनल बैंक के पास अतिरिक्त में यानी सरप्लस में कुछ पैसा है, अतिरिक्त में जो पैसा है, ये पैसा उठा करके पंजाब नेशनल बैंक किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा, आरबीआई को दे देगा। आरबीआई करेगा, आरबीआई क्या करेगा कि इस पैसे पर बैंक को ब्याज देगा। पंजाब नेशनल बैंक को क्या देगा बेटा? इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। इसी ब्याज को ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब समझे? अब इसको एकेडमिक लैंग्वेज में जान लो। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। तो यहां पर भी कम अवधि का मतलब 90 दिन। ठीक है, यानी आरबीआई किससे? बैंकों से। कितने? 90 दिनों तक के लिए कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है, या जो है आप ऐसे कह लो लोन प्राप्त करती है या डेट प्राप्त करती है। तो भाई आरबीआई बैंक को ऐसे कहती है, देखो मैं अभी एलएफ बताऊंगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता क्या है पूरी व्यवस्था में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जानो तो इसे आसानी से समझ पाओगे, पहले इसी को जान लो। चलो देखो, रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि बैंक है, मान लो बैंकों के पास अतिरिक्त में पैसा है, सरप्लस में है, तो आरबीआई कहता है कि एक काम करो कि तुम हमारे पास जमा कर दो, और तुम हमारे पास जमा करोगे तो हम फ्री में नहीं लेंगे, हम आपको ब्याज देंगे। तो उसी ब्याज को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब रिवर्स रेपो दर जो है वो कितना है? 3.35% है वर्तमान में, 3.35% वर्तमान में रिवर्स रेपो दर है। अब दरअसल इसका इंपैक्ट जरा देखने का प्रयास करो। ये तो एक समान इंफॉर्मेशन है, पर इसका इंपैक्ट क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इंपैक्ट इसके एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आएगा।
इसका जो एप्लीकेशन है, अब मान लो ऐसे समझो कि ट्रिपल आर क्या हो जाए, बढ़ जाए, रिवर्स रेपो दर बढ़ जाए। ये तो जान गए ना कि रिवर्स रेपो दर क्या है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। ये वह ब्याज दर है, ऐसे समझो, एक बार और सुन लो, इसको मिटा लें। ये चलो, ये वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर कोई बैंक आरबीआई को लोन देता है, तो उस ब्याज दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसका इंपैक्ट देखना है, ये तो एक समान इंफॉर्मेशन है भाई, ये कोई भी बता देगा, पर इंपैक्ट से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कि अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ जाए, तो रिवर्स रेपो दर बढ़ गया मतलब आरबीआई जो है ना, आरबीआई ज्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको दे रही है, बैंकों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ज्यादा दे रही है। तो बताओ इन बैंकों को आरबीआई को पैसा देना क्या हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मान लो कि अर्थव्यवस्था में क्या है कि बहुत लिक्विडिटी है, महंगाई बहुत अधिक है, तो आरबीआई को अगर ट्रिपल आर का प्रयोग करना है तो आरबीआई क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी। अब कैसे, अब देखो अगर मान लो आरबीआई ट्रिपल आर को इनहेंस कर देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो ट्रिपल आर है यानी रिवर्स रेपो रेट है उसको बढ़ा देती है, तो भाई बैंकों को आरबीआई के पास पैसा जमा करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। तो क्यों, और दूसरी बात कि भैया पैसा आरबीआई के पास जा रहा है तो सिक्योरिटी भी है कि भाई आरबीआई तो लेके भाग नहीं जाएगी, विजय माल्या को दे लोगे तो नाच लेगा, किनके साथ, आप समझदार हो। तो यहां पर क्या है कि एक तो ये भी बैंकों को सिक्योरिटी है कि भाई आरबीआई के पास पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम विजय माल्या को नहीं देंगे। तो आप खुद सोचो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो पब्लिक की तरफ जो पैसा वो कम होगा कि नहीं होगा, पब्लिक की तरफ पैसा कम होगा। अब पब्लिक की तरफ पैसा कम होगा, और याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर महंगाई है तो पब्लिक की तरफ तो पैसा कम करना है, खींचना है। तो भाई अगर महंगाई है तो ट्रिपल आर को क्या कराया जाएगा बेटा, बढ़ाया जाएगा। आरबीआई ट्रिपल आर का प्रयोग करके ट्रिपल आर को इनहेंस कर सकती है ताकि पैसा पब्लिक की तरफ न जाकर के आरबीआई की तरफ चला जाए। अब केस नंबर 2 ले लो, केस नंबर 2 जरा देखो, केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि अगर मान लो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, मतलब आर्थिक समृद्धि हो ही नहीं रही है। तो आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही है मतलब कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। जब लोगों के हाथों में पैसा नहीं है तो क्या किया जाएगा कि यहां पर आरबीआई क्या कर सकती है, ट्रिपल आर को, अगर उसको ट्रिपल आर को यूज करना है एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, इसको कम कर देगी, इसको कम कर देगी। मतलब कि ये जो बैंकों से आरबीआई को पैसा जा रहा था ना, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, केस 2 में कम हो जाएगा। तो अब जो बैंक पैसा आरबीआई को ना दे करके किसको देने लगेंगे, पब्लिक को देने लगेंगे, कहेंगे कि तुम हम जो है हमको बहुत कम ब्याज देते हो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम देंगे किसको, विजय माल्या को, किसको देंगे, अडानी को, किसको देंगे, अंबानी को। तो पैसा पब्लिक में जाएगा। अब पैसा पब्लिक में जाएगा तो यही तो करना था कि पब्लिक में पैसा दे दो तो लोग मांग करने लगेंगे, मांग करने लगेंगे तो आर्थिक समृद्धि वापस से बढ़ने लगेगी। तो बेटा रिवर्स रेपो रेट ऐसे काम करता था। अभी कंडीशन क्या थी ना, ये देखो हमेशा से जो डबल आर है वो ट्रिपल आर से, यानी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से कितना 0.25% ज्यादा हुआ करता था, ज्यादा हुआ करता था। लेकिन ये जो परिसीमन है अब इसको खत्म कर दिया गया है।
अब इसी वजह से आप देखो कि रेपो रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। तो दरअसल ये वाला जो परिसीमन है अब इसको खत्म कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। पर हां, एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाह रहा हूं और आपसे क्वेश्चन भी बनता है। अब बताओ, आपने सुना होगा, मैंने आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बताई थी। मैंने आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अलावा यह भी बताया था कि जब मान लो कि कभी कभी जो है बैंकों के ऋण का पुनर्गठन करना होता है, रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, तो उसके लिए आरबीआई उठा करके पैसा दे देती है। या कोई बैंक डूब रहा होता है तो आरबीआई क्या करती है, उठा करके बैंकों को पैसा दे देती है। अब आरबीआई उठा करके जब बैंकों को पैसा दे देती है तो कहां से आता है आरबीआई के पास? क्या नया नया नोट छाप के आरबीआई को राइट से तो दे देगी? ऐसा नहीं होता बेटा। आरबीआई की कमाई यहीं से होती है। ये जो बीच का अंतर है ना, इसी अंतर से, एक तो यहां से आरबीआई की कमाई हो गई इसके अंतर से, दूसरी पेनाल्टी भी तो लगाती है। आप एसएलआर नहीं रखोगे, सीआरआर नहीं रखोगे, आरबीआई की नहीं सुनोगे, जो कि बापू है, तो चाबुक उठाएगा। और चाबुक उठाएगा तो चाबुक तो ये नहीं कि जो है पीएनबी को डंडा लेके चाबुक ही मारने लगेगा। वो क्या करेगा? वो पेनाल्टी लगाएगा, यानी जुर्माना लगाएगा। क्या है? जुर्माना लगाएगा। तो अब ये जुर्माना से ये जो कमाएगा वो आरबीआई अपने पास रख लेता है, आरबीआई अपने पास रख लेता है। और यही जो अपने पास रख लेता है, इसी पैसे को कभी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत बैंकों को इसी में ब्याज दे देता है। यही पैसा उठा करके जब बैंकों की स्थिति खराब होती है तो उसको क्या कर देता है? रिस्ट्रक्चर कर देता है। यही पैसा अगर बच जाता है तो सरकार को भी दे देता है। याद करो, एक बार जो है उर्जित पटेल साहब और रघुराम राजन जी के साथ जो है सरकार की तालमेल नहीं बन रही थी, तभी देखो ये तो होता है, तभी क्या है, एमए हिस्ट्री लेके आ गए। आरबीआई का गवर्नर कौन है? एमए हिस्ट्री है। अब आप बताओ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप काफी समझदार हैं कि उनको कुछ पता नहीं है शक्तिकांत दास साहब को, मैं ये बात नहीं बिल्कुल भी कह रहा, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो मैं जरूर कह रहा हूं कि भाई इनसे ज्यादा तो उर्जित पटेल जानते रहे होंगे, इनसे ज्यादा रघुराम राजन तो जानते रहे होंगे, क्योंकि वो हार्डकोर इकोनॉमिक्स थे। अब एक चीज बताएं, अगर आप जब चीजें ज्यादा जानते हो तो आप सवाल करोगे, सवाल करोगे तो ऑब्वियसली भाई जो है तर्क और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होता क्या है कि ऑब्वियसली आप देखोगे कि अगर आप जो है एकदम वैसी हो कि जो है मिल जाए तो ठीक है, तो अभी अब कितना जानकारी होगी भाई आरबीआई और उसकी जो है पूरी कार्यवाही के बारे में। कोई व्यक्ति देखो, एक चीज दिमाग में जो आपकी चलता है ना कि आईएएस का मतलब भगवान, तो एकदम दिमाग से निकाल दो। हमारी इंडियंस की एक सबसे बड़ी एक ये मतलब है, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है जब से लोग जो है ये आईएएस वाईएएस छोड़ के और भी चीजें चुन रहे हैं, लेकिन अभी तक माना जाता है आईएएस मतलब जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञाता, दुनिया का सबसे बड़ा जो है जानकार। तो होता क्या था ना कि इसी के आधार पे अब बताओ कि हमने जो है एमए हिस्ट्री को बिठा के रखा है। अब सरकार और आरबीआई की खूब बढ़िया से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बढ़िया से सब चल रहा है, दोनों ठीक है, बाकी समझदार हो। तो यही जो है ये जो अंतर होता था ना, क्यों? क्योंकि भैया डबल आर हमेशा ज्यादा रहेगा ट्रिपल आर से। डबल आर क्या है कि आरबीआई तुमसे ब्याज वसूल रही है। डबल आर का मतलब क्या है? ब्याज वसूल रही है, वसूल रही है, ठीक है। और यहां पर ब्याज दे रही है, दे रही है। तो अब बताओ कि अगर कोई व्यक्ति वसूलेगा तो ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा वसूलेगा, कोई व्यक्ति तुमको देगा तो हमेशा कम देगा। तो यही जो है यही वजह भी थी कि डबल आर हमेशा ट्रिपल आर से जो है ज्यादा होता था, आज भी ज्यादा है, ठीक है। और यही ज्यादा वाला जो अंतर है, यही आरबीआई की कमाई का क्या होता था, यही उसकी कमाई का हिस्सा होता था। यहीं से आरबीआई पैसा कमाती थी और खूब जो है गुलछर्रे उड़ाती थी, ठीक है। चलो आगे देख लो। अब इसके बाद जो है, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो यहां पर क्या है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, जब मैं आपका वीडियो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दो बच्चे बैठे हैं और दोनों खूब जो है ना, मतलब क्या ही बताएं, खूब तफरी काट रहे हैं।
अपनी, हमारी नहीं, हमारी काट पाएंगे तुम्हें लगता है? चलो अब देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा। जरा इसे समझने का प्रयास करो कि सीमांत स्थायी सुविधा क्या। देखो ये बेटा सुविधा जो है आरबीआई 9 मई 2011 को, 9 मई 2011 को ये जो सुविधा है, सुविधा ये शुरुआत करती है 9 मई 2011 को ये शुरुआत करती है। अब होता क्या था कि ये जो सुविधा थी, अभी बताऊंगा ये है क्या दरअसल, ये सुविधा थी, ये कॉमर्शियल जो बैंक थे, कॉमर्शियल बैंक्स, ये मात्र पहले उन्हीं को प्राप्त होती थी, पहले ये मात्र इन्हीं को प्राप्त होती थी, इन्हीं को मिलती थी, बाकी बैंकों को नहीं मिलती थी। पर अभी की क्या कंडीशन है कि अभी जो है उन सभी बैंकों को मिलने लगी है, जो एडिक्वेसी जो है रेशियो, जो है एडिक्वेसी रेशियो क्या करने लगे हैं, पूरा करने लगे हैं। तो ये जो है जो सीएडी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये पूरा करने लगे हैं। और साथ में जो सीबीसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एक मिनट इसको जो है ना हम इरेज ही कर देते हैं पूरा और फिर लिख देते हैं। पहले देखो ये मैंने क्या बताया कि ये जो सुविधा किसको मिलती थी, मात्र कॉमर्शियल बैंकों को, अभी ये किसको मिलने लगी है, अब उन सभी बैंकों को मिलती है जो सीएडी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फुलफिल करते हैं। साथ में सीबीसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस बोलते हैं या सीबीसी, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ उनकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांच क्या हुई है, जुड़ी हुई है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो अब सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन बैंकों को क्या होने लगी है बेटा, पूरी होने लगी है। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर, इस समय जो एमएसएफ की दर है, ये तो कोई भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत यूपीएससी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, ना स्टेट सिविल सर्विस। दरअसल क्वेश्चन कहां से आएगा वो समझना है बेटा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई बैंक, मान लो बैंक है, कोई बैंक आरबीआई से, आरबीआई से, कोई बैंक आरबीआई से 24 घंटे के लिए, कितने बेटा, 24 घंटे के लिए लोन लेता है, लोन लेता है या पैसा लेता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप ये बताओ कि ओवरनाइट फिर वही तो था, 24 घंटे के लिए आरबीआई से कोई बैंक पैसा ले रहा था, भाई यही तो था ओवरनाइट, तो इसमें क्या अंतर है, तो जी हां इसमें अंतर है। मान लो आपको पैसा चाहिए ज्यादा, पर ओवरनाइट के अंतर्गत मात्र पैसा आप टोटल एनडीटीएल का 0.25% ही ले सकते थे, पर यहां पर आपको टोटल एनडीटीएल का कितना बेटा, 2% मिलता है, अभी ये 3% हो गया है। तो अब बताओ कि किसी बैंक को 24 घंटे के लिए ऋण कितना चाहिए, थोड़ी से ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब भाई ओवरनाइट के अंतर्गत, ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत कितना, 0.25% ही को टोटल एनडीटीएल का ले सकता था, तो यहां पर जो अभी कंडीशन है वो 3% हो गया है, तो पैसा यहां ज्यादा मिल जाता है। एक और क्या बात थी कि यहां पर भी जो बेटा एसेट्स था, जो संपत्ति थी, यहां पर भी परिसंपत्तियों को क्या है, गिरवी रखना पड़ता था, यानी जो है आरबीआई के पास बैंक जो एसेट्स है क्या रखेगा, यहां पर भी गिरवी रखेगा, कितना परसेंट, वही 105%। लेकिन यहां एक
इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां रखी गई जो प्रतिभूतियों में एसएलआर की जो संपत्तियां थी, वो भी जो एसएलआर जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो था, उसको भी यहां पर क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। यही आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है या सीमांत स्थायी सुविधा है। मैं ये मान के चलता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक सारी चीजें क्या हो गई बेटा, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये समझ गए ना, सीमांत स्थायी सुविधा ऐसे याद रखना है कि जो सीमांत स्थायी सुविधा है ना बेटा, उस सीमांत स्थायी सुविधा ये वह दर है जिस दर पर 24 घंटे के लिए आरबीआई बैंकों को क्या देती है, पैसा देती है। पर यहां पर ये ओवरनाइट रेपो रेट से ऐसे डिफरेंट है, ये ऐसे अलग है क्योंकि जो यहां पर जो यानी अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा मिल जाता है अपेक्षाकृत ओवरनाइट रेपो रेट के। ठीक है, चलो अब देखो ये जो वर्तमान में जो आरबीआई ने इसको जो है ये टेम्परेरी 3% बढ़ाया था जो है, ठीक है, तो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी 3% बढ़ाया था। और ये 3% किसका है बेटा, एनडीटीएल का है, एनडीटीएल का है। अब एनडीटीएल तो बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत डिटेल में एनडीटीएल समझाया था और आपको एनडीटीएल समझाया था और आपको ये बताया भी था कि बेटा एनडीटीएल के काम नहीं चलेगा, अगर इसे नहीं समझोगे तो ये पूरे चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। चलो तो अगला है बेसिस पॉइंट। क्या है, आधार अंक, आधार अंक बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट। चल ओहो पूरा क्लियर हो गया यार, चलो वापस से लिख देते हैं बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट आधार अंक, आधार अंक। अच्छा ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, कितना अभी, बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी करो। अब इनसे हमने वादा किया था, ये वादा निभा नहीं रहे हैं, है ना। चलो हाँ, बेसिस पॉइंट क्या है कि बेटा आरबीआई जो है अपनी मौद्रिक नीतियों को, देखो मौद्रिक नीतियों में जो किया गया परिवर्तन है ना, उस परिवर्तन को दरअसल क्या है कि वो प्रतिशत में क्या करती है, वो अभिव्यक्त ना करके वो बेसिस पॉइंट में करती है, क्योंकि प्रतिशत में वो बहुत कम दिखता है। अब भाई उनकी नीतियों का भाई 1% भी बढ़ जाए तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर मान लो कि ऐसे समझो कि अगर सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशियो को 1% भी बढ़ा दिया जाए तो ये पैसा जाके अरबों में होता है, इसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन ये सुनने में देखने में बहुत कम लगता है। तो इस वजह से बेटा परसेंटेज के स्थान पर आरबीआई अपनी नीतियों को थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा करके, मतलब इसके उद्देश्य की पेश करे तो इस बेसिस पॉइंट आधार अंक का क्या करती है, आधार अंक का प्रयोग करती है। तो 1% बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट। ये जरा देखो 1% का मतलब क्या, 100 बेसिस पॉइंट। मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि अगर आरबीआई कहे, आरबीआई कहे कि भैया जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, सीआरआर है, वो आपका 4% से बढ़कर के जो है 4.5% हो गया है। फॉर एग्जाम्पल है 4.5% हो गया है, अगर ये ऐसा कह दे कि 4% से बढ़ के 4.5% हो गया है, इसका मतलब आरबीआई ये लिखेगी कि बेटा 50 बेसिस पॉइंट, जो 50 बेसिस पॉइंट है तो सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, तो 50 भाई दिखता बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप बेसिस पॉइंट को भी समझ गए, ये मैं मान के चलता हूं बेसिस पॉइंट। अब